नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में कोरोना के रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं। वहीं गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि कम लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को ऑक्सीमीटर की आवश्यकता पड़ रही है। बीते कुछ दिनों में ऑक्सीमीटर की बढ़ती मांग की वजह से कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। दोगुने दाम पर लोग ऑक्सीमीटर खरीदने को मजबूर हैं। सरगुजा जिले में कोविड संक्रमण ने जिस तरह से अपना भयावह रूप ले लिया है, उसे लेकर अस्पतालों तक में जगह मिल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे चिकित्सक मरीजों को ऑक्सीमीटर भी खरीद कर रखने की बात कह रहे हैं। ऑक्सीमीटर के लिए अंबिकापुर में इस कदर मारामारी चल रही है कि मेडिकल स्टोर्स पर इनकी किल्लत हो गई है। नतीजतन 2 गुना अधिक दाम पर ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे में मरीज सांस थमने की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। हर दिन जिले में हजारों लोगों की कोविड जांच कराई जा रही है। इनमें सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं गंभीर मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और उन्हें दवा से कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें घर के एक कमरे में आइसोलेट रहने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन के साथ चिकित्सक मरीज व उसके परिवार के लोगों को इस बात की सलाह भी देते हैं कि ऑक्सीमीटर घर पर खरीद कर रख लें और समय समय पर पल्स की जांच करते रहें। गौर करने वाली बात यह है कि कोविड के मरीजों में बुखार के साथ जुकाम व सांस फूलने के भी लक्षण मिल रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीमीटर घर पर रखना मजबूरी बन गया है। इसका फायदा जिले के मेडिकल स्टोर संचालक उठा रहे हैं। चोरी छिपे ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी ये कहकर की जा रही है कि कंपनी में ही इस मीटर की कमी हो गई है। वहीं जो ऑक्सीमीटर महज 2 महीने पहले बाजारों में 500 से 600 रुपए में मिलते थे, अब वही ऑक्सीमीटर 1500 रुपए से 2000 रुपए तक बाजारों में बिक रहे हैं। बहरहाल कोविड संक्रमण के भयावह नतीजे में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी कोढ़ में खाज का काम कर रही है। ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी के मामले में एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि बाजारों में ऑक्सीमीटर की कमी है, लेकिन कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी दल का गठन किया गया है। वहीं दवा दुकान के संचालकों को शुल्क सूची चस्पा करने का भी निर्देश दिया गया है। यदि ग्राहकों द्वारा शिकायत की जाती है कि ऑक्सीमीटर को लेकर कालाबाजारी हो रही है, तो उक्त दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सर, ऑक्सीमीटर की डिमांड काफ़ी 20-25 दिनों से काफ़ी मात्रा में है और उस स्तर के ऊपर हमको माल मिल नहीं पा रहा है। हमने अपना सभी स्तर से अपना यानी कि रायपुर लेवल में और भी अन्य राज्यों से अपन मंगवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी माल मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट 1000 पीस की है, तो हमको 150-100 पीस ही माल मिल पा रहा है। ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये क्राइसिस सभी जगह है। अपने व्यक्तिगत अंबिकापुर या अपने स्टेट में ही नहीं है, सभी जिलों में और सभी स्टेट में है। क्योंकि मैंने कई जगह अपने स्तर से बात की, व्यापारिक स्तर से, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और उस पर्याप्त मात्रा में माल नहीं मिल पा रहा है। इतनी महामारी है और इतने ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं, तो माल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अभी ऊपर से ही माल कम आ रहा है हम लोगों के पास, और जैसा आ रहा है वैसी उपलब्धता बाज़ार में हम लोग करवा रहे हैं संघ के माध्यम से भी। और बीच में एसडीएम साहब का भी फ़ोन आया था और उन्होंने संघ से निवेदन किया, तो हम लोगों ने उनकी शासन का साथ देते हुए ऑक्सीमीटर में सिर्फ 10% मार्जिन लेकर हम लोग बेच रहे हैं। ये अपना जो कोविड महामारी है, इस महामारी में जनरली जब केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसमें उसके ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है शरीर की वो कम हो जाती है, और उसको एक जांच करने का बहुत आसान तरीका अपना पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे व्यक्ति घर में बैठ के ही ये पता लगा सकता है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी जा रही है। तो इस हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर ये हमको बहुत ही रिलायबल रेट में आज के समय में मिलना चाहिए, और इसकी अगर ब्लैक मार्केटिंग होती है तो ये बिल्कुल भी अक्षम्य बात है। बिल्कुल पब्लिक के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही मुश्किल के समय में और एक मुश्किल खड़ी होने वाली बात हो जाएगी अगर पल्स ऑक्सीमीटर उसको नहीं मिलेगा जो होम क्वारंटाइन अपने आप को करके रखे हैं। देखिए, कमी तो है ऑक्सीमीटर की, इतना मैं मानता हूँ, लेकिन हमने कालाबाजारी ना हो, अधिक दाम पर विक्रय ना किया जाए, इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। सभी दुकानदारों को कहा गया है कि वो एक तो मूल्य सूची प्रदर्शित करें, और यदि किसी को भी सेल प्राइस अधिक लगता है तो वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं ताकि वो शिकायत दर्ज करा लें अपने। और अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार किसी ग्राहक से कोई ऐसा कंप्लेंट हमें मिला नहीं है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए असरदार साबित होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में शहर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।
जबकि एक और आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी अंबिकापुर में भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों द्वारा अधिक कीमत पर रेमडेसिविर की बिक्री कर अवैध कमाई की जा रही है। इसी कड़ी में रेमडेसिविर को ऊंचे दाम पर बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 34 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल सरगुजा निगरानी दल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचना मिली कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। यही नहीं, आरोपी युवकों द्वारा किए गए मोबाइल कॉल के माध्यम से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी निगरानी दल को प्राप्त हुई। रिकॉर्डिंग में आरोपियों द्वारा कालाबाजारी कर 15,000 रुपए में रेमडेसिविर की प्रति इंजेक्शन देने की बात कही गई थी। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अंबिकापुर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं जांच उपरांत कोतवाली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में शहर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त दर्रीपारा निवासी सौरभ डेनियल एवं डुमरापारा निवासी देवराज के रूप में हुई है। वहीं इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश कोतवाली पुलिस कर रही है। ये जो रेमडेसिविर के संबंध में शासन के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया था अपने सिटी कोतवाली में, और उस एफआईआर के बाद उसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान उसमें कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से 3 नंबर आए थे और तीनों नंबर का सीडीआर प्राप्त कर तीनों नाम को आइडेंटिफाई कर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हैं, एक व्यक्ति फरार है, जिनकी पता तलाश की जा रही है। उनका भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक सौरभ डेनियल है जो कि दर्रीपारा का रहने वाला है, और एक है देवराज प्रसाद जो कि मेडिकल डुमरापारा का है, डुमरपाल का है। अभी उस दिशा में पूछताछ किया जा रहा है इनसे। जैसे पूछताछ दौरान जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कोरोना के तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 28 अप्रैल से पंजीयन शुरू हो जाएगा, जबकि 1 मई से 18 से 44 वर्ष तक के पंजीकृत लोगों को कोविड टीकाकरण का लाभ मिलेगा। सरगुजा जिले में तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को कोरोना टीकाकरण के लिए पूर्व की भांति कोविन ऐप या आरोग्य में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन 28 अप्रैल से तथा टीकाकरण 1 मई 2021 से प्रारंभ होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। पात्र व्यक्ति टीकाकरण के लिए कोविन ऐप में ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगे। निजी अस्पताल 1 मई से 18 से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों के टीकाकरण हेतु लाभार्थियों को ऑनलाइन स्लॉट सत्र प्लान कर 28 अप्रैल से प्रदर्शित कर सकेंगे। कोविड-19 टीकाकरण सेवा प्रदाय करने हेतु समस्त शासकीय एवं निजी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स को पूर्वानुसार कोविन में रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा तथा समस्त कोविड-19 टीकाकरण एवं AEFI प्रकरण को कोविन पोर्टल में अद्यतन कराना होगा। टीकाकरण पश्चात सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए योग्यता पूर्वानुसार होगी, जबकि अन्य किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्था में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने हेतु कोल्ड चेन उपकरण तथा पर्याप्त संसाधन क्षमता, प्रतीक्षालय, टीकाकरण एवं टीकाकरण पश्चात निगरानी हेतु निगरानीकरण कक्ष, वैक्सीनेटर एवं वेरीफायर की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, टीकाकरण पश्चात AEFI के प्रबंधन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक संस्थाओं में भी कोविड टीकाकरण सेंटर व्यवस्थाओं के उपलब्धता के आधार पर बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा अनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, फ्री होम डिलीवरी चालू। किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। एड्रेस पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई का खेल चल रहा है। बावजूद इसके वन विभाग नाम मात्र की कार्यवाही कर खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में जंगलों की अवैध कटाई का एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को वन विभाग की टीम ने पेड़ों की अवैध कटाई करने के आरोप में पकड़ा है। सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र के जंगलों को उजाड़ने में वन तस्कर लगे हुए हैं। आए दिन मैनपाट वन परिक्षेत्र से जंगलों की अवैध कटाई का मामला सामने आते रहता है। बावजूद इसके वन विभाग वन तस्करों के खिलाफ नाम मात्र की कार्यवाही कर उन्हें छोड़ देता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। जंगल तस्कर खुलेआम अवैध कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना तो इन्हें वन विभाग का खौफ है और न ही जेल जाने का डर, और रहे भी कैसे। वन विभाग जो चालानी कार्यवाही कर इन्हें खुला संरक्षण दे रहा है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा जंगल को उजाड़ कर हरे भरे पेड़ों का इस्तेमाल घर के निर्माण में किया जा रहा था। मामला मैनपाट वन परिक्षेत्र के ग्राम पेंट का था। जानकारी के अनुसार गांव का ही एक व्यक्ति जंगल से 93 नग हरे भरे पेड़ों को काटकर भवन निर्माण में इस्तेमाल कर रहा था। जब इस मामले की सूचना वन विभाग को लगी तो बीट प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच किए। इस दौरान वन विभाग की जांच टीम ने पाया कि आरोपी द्वारा पास के ही जंगल से हरे भरे पेड़ को काटकर भवन निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके से 93 नग बल्ली बरामद कर आरोपी के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर उसे छोड़ दी, जबकि वन विभाग द्वारा आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। ये सफराज का। तो ये जो पेड़ काट के लाए, कहाँ से काट के लाए? काट के यही जंगल से लाए हैं, पिड़िया वाला जंगल से। काहे के लाए काट के? वो सर पाइप उप नहीं मिलने की वजह से है ना, तो बांस उस भी नहीं मिला, खुद देखे तो सीमेंट उमेंट खराब हो रहा था, एक गड्ढा में था पानी नहीं की वजह से, बरसात की वजह से। तो कितना पीस काट लिया? वही 50-60 कुछ होगा सर। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, लग ईटा भी बन रहा है? ईटा हाँ नहीं क्या है, सफराज का। तो ईटा कहाँ से, कोयला कहाँ से ला रहे हैं? कोयला वो तो पता नहीं सर मेरे को। तो बिल है इसका कुछ? अब रखे होंगे मालिक लोग, मेरे पास नहीं है। जंगल कहाँ कट रहा है सर, थोड़ा मोड़ा कट जाता है, उसको हम लोग घूम रहे हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि एरिया लंबा है 14 से 15 किलोमीटर। कभी कभी एक क्षेत्र में रहते हैं तो दूसरे क्षेत्र में छोटी छोटी गोजे जो हैं कट जाते हैं। तो आपके जस्ट जहाँ बीट गार्ड आप रहते हैं वहाँ पे जस्ट घर बन रहा है, वहाँ पे जिस तरह से बल्ली का उपयोग किया गया, क्या लगता है कि इसको संरक्षण माना जाए या क्या? उस समय सर मैं क्वारंटाइन में था 11 तारीख से, उस बीच में घर में ढलाई हुआ, तो मैं कल परसों 24 तारीख को मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो उसको 24 शाम को, तो 25 तारीख को उसको देखा मैं, तो जब्तीनामा तैयार करके उसको कार्यवाही के लिए आगे भेजा गया। सूरजपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी लगी हुई है। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह के वक्त शहर की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आती है, जबकि प्रशासन भी पहले की तरह मुस्तैद नहीं दिख रहा है। ऐसे में आखिर कोरोना पर काबू कैसे पाया जा सकेगा? सूरजपुर जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि धीरे धीरे कर मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इधर बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने तालाबंदी लगा दी है, जबकि तालाबंदी लगे 15 दिनों का वक्त गुजर चुका है। हालांकि संपूर्ण तालाबंदी के दौरान कलेक्टर ने लोगों की समस्या को देखते हुए कुछ चीजों पर आंशिक छूट दे रखी है। वहीं इस आंशिक छूट का नाजायज फायदा गैर जिम्मेदार नागरिक उठा रहे हैं। दरअसल शहर की सड़कों पर सुबह 6 से 10 बजे तक भारी भीड़ देखने को मिलती है।
यही नहीं, प्रतिबंध के बावजूद सब्जी विक्रेता नगर के हृदय स्थल पर दुकान लगाकर सब्जी बेचते नजर आते हैं। इसके अलावा अन्य दुकानें भी खुली रहती हैं। इस दौरान सामान खरीदने भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। नागरिक तालाबंदी एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल भरवाने के लिए जमकर भीड़ उमड़ रही है, जबकि सूरजपुर कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किया है कि ठेला संचालक गली मोहल्लों में घूमकर सब्जी एवं फल की बिक्री करेंगे। वहीं राशन दुकान के संचालक होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप के संचालकों को भी सख्त निर्देश जारी किया गया है कि आम नागरिकों को वे पेट्रोल का वितरण नहीं करेंगे। बावजूद इसके सुबह के वक्त शहर की सड़कों पर खुले आम कलेक्टर द्वारा जारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इधर समय के साथ साथ प्रशासन की मुस्तैदी भी कम होती दिख रही है, जिसका फायदा गैर जिम्मेदार नागरिक उठा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना के सामुदायिक विस्तार का खतरा मंडरा रहा है, वहीं अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण पाने में भी प्रशासन नाकाम साबित होगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में स्टाफ नर्स की कमी को दूर करने के लिए कलेक्टर ने जिले में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेज संचालकों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान कलेक्टर ने नर्सिंग कॉलेज के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के ट्रेनिंग छात्रों की ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाने का निर्देश दिया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सोमवार को डेटा सेंटर स्थित कंट्रोल रूम में जिले में संचालित नर्सिंग कॉलेज के संचालकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित सभी 7 नर्सिंग कॉलेजेस में अध्ययनरत तृतीय और चतुर्थ वर्ष के ट्रेनी स्टाफ नर्सों की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित कोविड अस्पताल में लगाने का निर्देश दिया है, ताकि कोविड वार्डों में स्टाफ नर्स की कमी को दूर किया जा सके। वहीं कलेक्टर ने कहा कि ड्यूटी लगाए गए सभी ट्रेनी छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा तथा अच्छा कार्य करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा जीवनदीप समिति में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगाने के पश्चात ज्वाइन नहीं करने वालों को नोटिस जारी करे तथा नोटिस के पश्चात भी ज्वाइन नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड के व्यवस्थित तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्टाफ नर्स और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की रोस्टर वाइज ड्यूटी के लिए कॉलेज प्रबंधन से बैठक के दौरान चर्चा की। इसके अलावा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सभी संस्थानों में मरीज के जानकारी में ही इंजेक्शन लगाने और वाइल को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट फ्री होम डिलीवरी चालू। किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। एड्रेस पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर के एकता अस्पताल पर मनमानी करने का गंभीर आरोप लगा है। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि कोविड मरीज के परिजनों से अस्पताल प्रबंधन निर्धारित शुल्क से अधिक बिल थमाकर पैसे की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। कोरोना संक्रमण को लेकर जहां देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कई निजी अस्पताल इस आपदा को अवसर मानते हुए मरीज व उनके परिजन की जेब पर डाका डालने में लगे हुए हैं।
मरीज को बीमारी से कम और निजी अस्पताल के भारी भरकम बिल देख और सुनकर पसीना आ रहा है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को अंबिकापुर शहर के एकता अस्पताल से सामने आया है, जहां कोरोना का इलाज करा रही महिला के परिजन को 3 दिन का 2,64,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कहने पर पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद मरीज की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और 3 दिन के भीतर 2,64,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। इस भारी भरकम बिल को देखकर मरीज के परिजनों के होश उड़ गए। परिजन द्वारा जब इस बिल का विरोध किया गया तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुनः 1,75,000 रुपए का दूसरा बिल काट कर दिया गया। परिजन ने जब इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से परिजन को थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद परिजन कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल कोतवाली पुलिस पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। विरोध इस चीज़ का था कि वो 3 से 4 दिन में बहुत ज़्यादा का बिल हमको थमा दिया था, 2,61,000 का, और उसके बाद बोला था रेमडेसिविर का अलग जोड़ूंगा। इस चीज़ का विरोध किए थे। विरोध करने के बाद वो फिर थोड़ी देर में 1,75,000 का बिल थमाया। हम अपनी माँ का इलाज करवा रहा था शकुनवर। हमने वहाँ से आनंद फानन में जल्दी से डॉक्टर को बोले कि हमको वहाँ एडमिट करना है, तो डॉक्टर बोला ठीक है आप ले जाइए यहाँ से, बाद में इसका पेमेंट कर दीजिएगा या जैसा भी। फिर हमने जीवन ज्योति उनको लेके आ गए, एडमिट कर दिए। 2,61,000 रुपये का पहले बिल बनाए थे, फिर उसमें संशोधन किए 1,75,000 कुछ रुपए। मिस्टेकली बिल में जो था करेक्शन हो चुका, बाय मिस्टेकली एक बिल में करेक्शन हो चुका था, जो हम तो यहाँ पे अपने सरकारी रेट पे जो है उसी पे सभी का पेमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हाँ बाय मिस्टेक और उनको दे भी दिया गया। जब उसको फिर क्रॉस मैच किया गया तो वो गलत पाया गया। फिर जब हमने कहा कि हम बना के दे रहे हैं बिल को करेक्शन करके, तो उन्होंने नहीं माना और वो अपने पेशेंट को लेके चले गए बिना बिल पे किए हुए। सर पहले तो मेन दिक्कत ये हुआ था कि 10,000 की जगह वो 1,00,000 लिखा गया था, ठीक ना, तो उसको मैंने करेक्शन किया। फिर जब काउंट किया तो मोबाइल में फिर से, मैं मोबाइल से ही काउंट कर रहा था, तो मोबाइल से फिर करेक्शन हो गया। तो उसको फिर जब हमने सुधार के फिर से करने के लिए किया तो उन्होंने नहीं माना और वो अपने पेशेंट को लेके चले गए। 175 के करीबन थी। मामला अपने सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत विवेक कुमार वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो शिव मंदिर में के पास रहते हैं, जिनको द्वारा एक निजी अस्पताल जो कि भट्टी रोड में स्थित है, उनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से ज़्यादा राशि मांगने की बात आई है, जिसका जांच की जा रही है। जांच पश्चात इसके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के बीच देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन सरगुजा एवं बलरामपुर जिले में प्लांट लगाने को लेकर मंजूरी नहीं मिली है, जबकि सरगुजा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का संसदीय क्षेत्र है। कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी सुर्खियां बनी हुई हैं, जबकि ऑक्सीजन की कमी से कई कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस आपदा से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इधर ऑक्सीजन की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पीएम केयर्स फंड से देश भर के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब जिला मुख्यालय पर चिन्हांकित सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 14 जिलों में पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। इनमें बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़ और राजनांदगांव जिले शामिल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल पिछड़ा क्षेत्र सरगुजा एवं बलरामपुर जिले के लोगों को पीएम केयर्स फंड से स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरगुजा एवं बलरामपुर जिले के नाम केंद्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है।
सरगुजा एवं बलरामपुर जिले के सरकारी अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए चिन्हांकित नहीं किया गया है। ऐसे में कोरोना आपदा के बीच लोगों में निराशा देखने को मिल रही है। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह मीडिया में कई बार बयान दे चुकी हैं कि कोरोना आपदा से निपटने के लिए सूबे की सरकार उनसे सहयोग नहीं मांग रही है, लेकिन पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में स्थापित होने वाला ऑक्सीजन प्लांट उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। बावजूद इसके केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरगुजा एवं बलरामपुर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए प्रयास नहीं कर पा रही हैं। हालांकि राज्य सरकार की पहल पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूर्व में एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है, जबकि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक और नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं बात करें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले की, तो यहाँ कई औद्योगिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं, जिस वजह से इन जिलों में ऑक्सीजन की बैकअप की समस्या न के बराबर है। बावजूद इसके इन 3 जिलों में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। वहीं बलरामपुर एवं सरगुजा जिले में औद्योगिक ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन के बैकअप का संकट भी बना हुआ है। बावजूद इसके बलरामपुर एवं सरगुजा जिले में पीएम केयर्स फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की मंजूरी नहीं मिली है। ऑक्सीजन प्लांट का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, यदि ये निर्णय 1 साल पहले ले लिया गया होता, जब कोरोना का पहला दौर चला था, तो आज भारत की स्थिति ही नहीं बनती। केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण, केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण, केंद्र सरकार में चेतना न होने के कारण ये आज कोरोना की ये जो दूसरा दौर सेकंड स्ट्रेंड आया है, उसका परिणाम है। और ये और दुखद स्थिति है कि केंद्र सरकार में हमारे क्षेत्र से, सरगुजा अंचल क्षेत्र से, पूर्व विभाजित सरगुजा, अभी जो सरगुजा है, उस सब में जो स्थिति बनी है, उसके जो सांसद महोदया हैं, उन्होंने क्या किया। कितना दुख का विषय है कि 14 ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को दे रही है, उसमें हमारे जो राज्य मंत्री है क्षेत्र का, जो सांसद है क्षेत्र का, उसके क्षेत्र का एक भी जिला नहीं है। न सरगुजा है, न बलरामपुर है, न सूरजपुर है। तो सांसद कर क्या रहा है हमारे क्षेत्र का। एक तरफ सांसद का ये बयान आया कि यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करे, तो संपर्क में दिक्कतों के समाधान तो दूर, जो केंद्र सरकार का निर्णय हो रहा है उसमें हमारे सांसद ने या तो भागीदारी नहीं ली या इनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किया गया। 2 में से कोई एक बात है, क्योंकि इतना बड़ा सरगुजा संसदीय क्षेत्र में एक भी ऑक्सीजन प्लांट न मिलना, राज्य सरकार ने, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने अपने एफर्ट से यहाँ जो कुछ किया, उससे थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन सांसद महोदय के द्वारा अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट ना ले पाना, ये बहुत दुखद विषय है और आश्चर्य का विषय है। एक और बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन प्लांट का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा था, ये एकदम गलत और असत्य बातें हैं। ये सारी प्लानिंग केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार ने स्थान निर्धारित किए हैं। और हमारा तो ये मानना है कि हर जिले को केंद्र सरकार को एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए निर्णय करना चाहिए और उसमें यह कहना चाहिए कि जो जिले में ऑक्सीजन होगी वो जिले के अस्पतालों में जाएगी, जिले के अस्पतालों से आपूर्ति ज़्यादा होगी तब स्थिति बनेगी। ये प्लानिंग इस तरह केंद्र सरकार की होना चाहिए ताकि हर जिले के अस्पताल को ऑक्सीजन, इसमें ट्रांसपोर्ट भी बचेगा, ऑक्सीजन की सुगमता भी बचेगी और क्षेत्रीयता, लोकल होने के नाते लोग आपूर्ति में अपना योगदान देंगे और कमी हो ही ना पाएगी ऑक्सीजन की। देखिए, जो देश भर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने त्वरित एक्शन लेते हुए जहां विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर्स हवाई जहाज़ के माध्यम से मंगवाए और जहां पर उन्होंने सेना के विमान को पूरे देश में ऑक्सीजन के कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगाया, तो निश्चित रूप से उनके संवेदनशीलता के कारण आज ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे देश भर में लगातार हो रही है। अभी जो पीएम केयर फंड में जो देश भर के लोगों ने राशि जमा की थी, उसके माध्यम से देश भर में लगभग 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स की स्वीकृति हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 14 प्लांट दिए गए हैं। जहाँ तक प्रश्न सरगुजा
को प्लांट स्वीकृति का नहीं है, तो मुझे लगता है कि हर राज्य ने अपने अपने प्रदेश का जो प्रस्ताव दिया था कि कहाँ उनकी सर्वाधिक रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर ये स्वीकृति प्रधानमंत्री कार्यालय से दी गई है। और मेरे ख्याल से सरगुजा के लिए सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी, इसलिए शायद उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव नहीं किया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।